विदाउट आर ई सी सी देख लिए, सी भी देख लिए, आपका लास्ट एम्पलीफायर सर्किट, ठीक है। तो आपको अभी तक अच्छा आइडिया होगा कि हाइब्रिड मॉडल कैसे ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। कॉमन कलेक्टर का बस थोड़ा ध्यान रखना है आपको, है ना। कॉमन कलेक्टर में आपका वोल्टेज सोर्स जो है वो शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कि कॉमन कलेक्टर में वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। आपको रीजन भी पता रहे कि वहाँ पे HRC की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इस कारण वो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू स्मॉल नहीं हो पाती है, ठीक है। इस कारण लोग वहाँ पे उसको शॉर्ट सर्किट निकालते हैं। बाकी सब में मॉडलिंग सेम होती है आपकी, है ना। चाहे कॉमन एमिटर विथ आरई हो, कॉमन एमिटर विदाउट आरई हो, वहाँ पे आपको वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है और आपके एक्सटर्नल इंपेडेंस को ओपन सर्किट करना है। सब जगह ऐसे ही होता है, लेकिन कॉमन कलेक्टर बस थोड़ा सा आपके लिए स्पेशल होता है, ठीक है। अगर एग्जाम में आने की बात करूं तो फिर मैक्सिमम टाइम्स कॉमन एमिटर के लिए पूछा जाता है, सेकंड फेवरेट उनका कॉमन कलेक्टर होता है, ठीक है। सेकंड फेवरेट आपके CSP2 के एग्जाम में कॉमन कलेक्टर रहेगा, कॉमन कलेक्टर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। और मैक्सिमम लोग वहां पे क्या करते हैं कि शॉर्ट सर्किट नहीं करते, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं शॉर्ट सर्किट कर देते हैं इसको, सॉरी, है ना। आपको याद रहे कि आपको इसको शॉर्ट सर्किट नहीं करना है कॉमन कलेक्टर वाले केस में, ठीक है। तो जब मैं कॉमन एमीटर पढ़ा था, तब मेरे पास बस कॉमन एमीटर अकेला था, उससे पहले मैं कोई और एम्पलीफायर नहीं पढ़ा था, ठीक है। जब मैं कॉमन कलेक्टर पढ़ा तब तक मैं कॉमन एमीटर पढ़ चुका था, है ना। जब मैं कॉमन कलेक्टर पढ़ा तब मैं कॉमन एमीटर पढ़ चुका था, इस कारण मैं कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर को साथ में अच्छे से रिलेट कर लिया था। मतलब आप देखे होंगे कि हम लोग करंट गेन की वैल्यू वगैरह को कलेक्टर के हाइब्रिड पैरामीटर के टर्म्स में तो निकाले ही थे, लेकिन अमीटर के पैरामीटर के टर्म्स में भी निकाले थे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कॉमन बेस आखिरी पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग कलेक्टर से भी रिलेट कर सकते हैं और आपके लिए अमीटर से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो मैं इसका ऐसे स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट लिखो इसमें करंट गेन, फर्स्ट लिखना इसमें करंट गेन। हर बार हम लोग सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, है ना। हर बार सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं आपके लिए करंट गेन को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम लोग इनपुट इंपेडेंस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सबसे पहले मैं आपके लिए करंट गेन, इंटरनल करंट गेन लिखा आपके लिए मैं हेडिंग इंटरनल करंट गेन AI, ठीक है। तो मैं बार बार अप्लाई करता हूँ, करंट गेन को AI लिखता हूँ, है ना। इंटरनल करंट गेन को बार बार मैं AI लिखता हूँ, ठीक है। कई बुक में क्या होता है इंटरनल करंट गेन को AI डैश लिखता है, एक्सटर्नल करंट गेन को AI लिखता है। जैसे मिलमैन हेल्थ क्या आपके लिए उल्टा नोटेशन फॉलो करता है ना। वो क्या करता है आपके लिए इंटरनल करंट गेन को AI डैश लिखेगा, एक्सटर्नल करंट गेन को वो AI लिखेगा, है ना। सेड्रा स्मिथ की बात करूँ, सेड्रा स्मिथ में कमीशन थोड़ा सा उल्टा होता है, जैसे मैं लिखता हूँ वैसा सेड्रा स्मिथ में लिखा रहता है, ठीक है। तो आपको नंबर से वरी नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि वो कौन सा इंटरनल बोल रहा है कि एक्सटर्नल बोल रहा है, फिर एरो कहाँ से लगा है ना। तो आपको एरो देख के जज करना है, नोटेशन से ज्यादा आपको रटना नहीं है ना। तो वो AI डैश लिखे, AI डबल डैश लिखे, ट्रिपल डैश लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे AI का डेफिनेशन, क्योंकि मैं इंटरनल करंट गेन बोल दिया, तो बताओ करंट गेन क्या होगा यहाँ पे माइनस IC बाय I हो जाएगा यहाँ पे करंट गेन का वैल्यू। माइनस क्यों आया सबको अच्छा आइडिया है ना, 4-5 बार अपन ऐसा कर चुके हैं, माइनस यहाँ पे क्यों आया करके, ठीक है। अब उस नेटवर्क को देखते हैं हम लोग, आउटपुट में देखिएगा आप, है ना। आउटपुट में क्या दिख रहा है आपको IC करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, IC क्या है आपके लिए 2 पोर्ट करंट, और इसकी वैल्यू क्या है इस करंट सोर्स के बराबर ही है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स उसके बराबर ही है। मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आपके लिए IC इक्वल टू HFB इंटू IE, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, है ना। आउटपुट वाले नेटवर्क से आपको दिख रहा है कि जो करंट है वही करंट सोर्स में जा रहा है, वो करंट जो करंट सोर्स में जा रहा है वो कितना है IC, और करंट सोर्स की वैल्यू है आपके लिए HFB इंटू IE, ठीक है। यहाँ से मुझको मिल जाएगी वैल्यू मेरे IC बाय IE की, और ये वैल्यू आ रही है HFB के बराबर, ठीक। दोनों साइड अगर माइनस माइनस लगा दूं तो ये हो जाएगा माइनस IC बाय IE इक्वल टू माइनस HFB, ठीक है। माइनस IC बाय IE कोई मैं क्या बोलने वाला हूँ अपना इंटरनल करंट गेन बोलने वाला, तो इंटरनल करंट गेन कितना आ गया मेरे लिए माइनस HFB के बराबर आ गया ना, हर समय यही आता है, ठीक है। जब मैं कॉमन एमिटर की बात कर रहा था तो कॉमन एमिटर में भी आपके लिए माइनस HFE आया था, ठीक है। जब मैं कॉमन कलेक्टर की बात किया तो वहां भी माइनस HFC आया था, है ना। तो वैसे भी हम लोग जनरलाइज एनालिसिस तो कर चुके हैं, तो वहां से आपको दिख रहा है कि बस आपको B, E और C लगाना है हर जगह अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे किसके लिए आया है, ये मेरे लिए कॉमन बेस के पैरामीटर के हिसाब से माइनस HFB आया है, ठीक है। कॉमन बेस के पैरामीटर के हिसाब से कितना आया है ये माइनस HFB, ठीक है। अब अगर आपको वो टेबल याद हो, अगर वो टेबल याद हो तो आप देखो वहां पे माइनस HFB की वैल्यू 0.98 है, सॉरी HFB की वैल्यू वहां पे 0.98 है, ठीक है। तो 0.98 में क्या होने वाला है आपके साथ, ठीक 0.98 इसका वैल्यू लिखा हुआ है वहां पे, क्लियर। अब देखो जो हम लोग पढ़े थे आपके लिए AI, सबसे पहले क्या पढ़े थे हम लोग कॉमन एमीटर, है ना। कॉमन एमीटर कितना आया था आपके लिए माइनस HFE, उसके बाद पढ़े हम लोग कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर के लिए आया HFC, ठीक। उसके बाद पढ़े कॉमन बेस, इसके लिए आ गया ये आपके लिए HFB, ठीक है। सब सेम दिख रहे हैं, बस देखो E, C और B यहाँ पे लगाया गया, लेकिन सारे नंबर्स का वैल्यू अलग अलग है, सारे नंबर्स का वैल्यू अलग अलग है, ठीक है।
जब मैं कल आपके लिए कॉमन कलेक्टर वाला केस पढ़ा था, जब मैं आपके लिए कल कॉमन कलेक्टर वाला केस पढ़ा था, तो वहां देखे होगे आप कि मैं माइनस HFC को बाद में 1 प्लस HFP लिखा था रिलेट करके उस टेबल से। इसको क्या लिखा था मैं आपके लिए 1 प्लस HFP। ठीक, अब देखो HFE की वैल्यू कितनी थी, HFE की वैल्यू 50 थी, HFC की वैल्यू 51 थी, HFC की वैल्यू -51 थी। ठीक है, तो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, HFC की वैल्यू कितनी थी 51 थी। ठीक है, तो एक 50 था एक 51 था। अगर आप ध्यान से देखो तो आपके कॉमन एमिटर वाले माइनस साइन आ रहा था, आपके कॉमन एमिटर वाले करंट गेन में माइनस साइन आ रहा था, है ना। माइनस साइन आ रहा था मतलब क्या था कि वहां पे फेज शिफ्ट इन्वॉल्व था। अगर वहां पे करंट एम्पलीफाई हो रहा है तो इनपुट और आउटपुट के बीच में कंफर्म एक फेज शिफ्ट एग्जिस्ट करने वाला है, अगर बाहर पे माइनस साइन लगा हुआ है तो। ठीक, यहाँ पे माइनस HFC आ रहा था, लेकिन मैं माइनस HFC को देख के जज नहीं कर रहा था कि यहाँ पे फेज शिफ्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माइनस HFC को देख के जज नहीं कर सकता कि यहाँ पे फेज शिफ्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों में आपको माइनस साइन दिख रहा है, अगर आप ध्यान देखो तीनों में माइनस साइन दिख रहा है, तो मैं तीनों के माइनस साइन को देख के फेज शिफ्ट को जज नहीं करने वाला हूँ। मैं फाइनल वैल्यू क्या आ रही है उसको देख के फेज शिफ्ट को जज करने वाला हूँ, क्योंकि मुझको मालूम है कि HFE की वैल्यू 50 है, HFE की वैल्यू +50। अगर मैं साइन के साथ बात करूं तो, अदरवाइज गेन की जब भी बात करते हैं तो गेन का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, गेन का मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर -51 आया तो भी आप 51 लिखते हो, अगर -101 आया तो भी आप 101 लिखते हो, अगर आपको वो मॉड मेंशन किया। मैक्सिमम टाइम अगर वर्ड गेन मेंशन है मतलब मॉड्यूलस मेंशन है। गेन का मतलब क्या होता है हमेशा मॉड, एक पॉजिटिव नंबर। ठीक, तो -HFE में HFE की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 50 होती है। ठीक है, तो 50 लिखूंगा यहाँ पे तो -50 आएगा। जब -50 आया तो एग्जैक्ट नंबर के बाहर माइनस साइन था, इस कारण फेज शिफ्ट है बोला। एग्जैक्ट नंबर के बाहर भी माइनस साइन था, इस कारण फेज शिफ्ट है बोला। ठीक, अब यहाँ क्या लिखा मैं -HFC, यहाँ क्या लिखा मैं -HFC लिखा हूं तो यहाँ देख कोई बोल सकता है कि हाँ फेज शिफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि HFC की वैल्यू -51 है ना, HFC की वैल्यू -51 है। जब माइनस ऑफ -51 होगा तो वो +51 हो जाएगा, जब माइनस ऑफ -51 होगा तो वो +51 हो जाएगा। तो पॉजिटिव साइन लगा है सामने, अगर पॉजिटिव साइन लगा है तो फेज शिफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्लियर? तो फिर आप ये वाले साइन को देख के कभी भी जज नहीं करने वालों कि यहाँ पे फेज शिफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबको क्लियर? ठीक, तो इस वाले केस में फेज शिफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, कॉमन एमिटर में फेज शिफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, कॉमन कलेक्टर में नहीं कर रहा है। ठीक, अब आते हैं हम लोग HFB में, माइनस ऑफ HFB यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोग के लिए। ठीक है, माइनस ऑफ HFB यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब HFB की वैल्यू कितनी होती है -0.98। ठीक है, तो -0.98 को अगर यहाँ में पुट कर दूं तो माइनस ऑफ -0.98 कितना हो जाएगा आपके लिए +0.98। +0.98 हो गया, मतलब क्या कॉमन बेस में भी आपको करंट गेन में फेज शिफ्ट देखने नहीं मिलता है, कॉमन बेस में भी आपको करंट गेन में फेज शिफ्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ HFB की वैल्यू की, सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूँ, कितना है 0.98, माइनस लगा हुआ है बाहर। ठीक है, अगर इसको मैं वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे तो माइनस ऑफ -0.98 करके +98 हो जाएगा। ठीक, HFE की वैल्यू कितनी है 50, HFC की वैल्यू कितनी है -51। अब थोड़ा सा रिलेट करो इस नंबर को HFB को HFE से थोड़ा सा आप रिलेट करो। ठीक है, तो अगर मैं इसको HFE के टर्म्स में लिखना चाहूंगा, अगर मैं इसको HFE के टर्म्स में लिखना चाहूंगा तो ये मेरे लिए हो जाएगा HFE अपॉन 1 प्लस HFE, है ना, मतलब 50/51, 50/51 और 50/51 लगभग 0.98 के आसपास होता है। क्लियर हुआ सबको? 50/51 कितना हो जाता है आपके लिए लगभग 0.98 के आसपास आएगा। कैलकुलेटर में डाल के देख लेना, है ना। अगर इसकी वैल्यू और बढ़ती जाएगी, सपोज करो HFE की वैल्यू और बढ़ती जाएगी, तो एक फिक्स टेम्परेचर पे वैल्यू है ना, तो वहां पे कितना दिख रहा है आपको, ये वहां पे तो आपको नॉर्मली दिख रहा होगा कि 0.98 आ रहा है। अब 1000 कर दो, आप HFE की वैल्यू को 1000 कर दो, क्या हो जाएगा 1000/1 + 1000, तो धीरे धीरे 1 के आसपास कन्वर्ज होने लगेगा, धीरे धीरे आपके लिए क्या हो जाएगा वो 1 के आसपास कन्वर्ज होने लगेगा। ठीक है, तो HFE की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है -50 + 50। ठीक है, HFE की वैल्यू कितनी है -51। ठीक है, तो इस वैल्यू को देखो आप। ठीक है, तो ये लगभग 0.98 के आसपास आ रहा है। अगर लगभग 0.98 के आसपास आ रहा है ना, तो 1 के आसपास ही है ना। कल हम लोग वोल्टेज गेन का वैल्यू भी कैलकुलेट किए थे, एवी जिसमें आपके कॉमन कलेक्टर वाले वोल्टेज गेन कितना आ रहा था आपके लिए, यूनिटी आ रहा था, कॉमन कलेक्टर में वोल्टेज गेन यूनिटी आ रहा था। यहाँ पे भी इसका मॉडुलस कितना आ रहा है, मॉड की बात कर रहा हूँ, साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। मॉड कितना आ रहा है इसका 0.98 के आसपास आ रहा है, मतलब लगभग 1 के आसपास आ रहा है। लेकिन ये क्या है आपके लिए करंट गेन है, ये क्या है आपके लिए करंट गेन है। तो कॉमन कलेक्टर वाले केस में आपका वोल्टेज गेन 1 आ रहा था, लगभग 1 के आसपास आ रहा था। कॉमन बेस वाले केस में आपका
करंट गेन लगभग 1 के आसपास आ रहा है, ठीक है। इस कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट फॉलोअर बोलते हैं या करंट बफर बोलते हैं। एक कॉमन बेस एम्पलीफायर को हम लोग आपके लिए करंट बफर बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया वैल्यू आपका, ये वैल्यू हो गई आपकी कॉमन एमीटर के लिए, कॉमन एमीटर के लिए। ये वैल्यू हो गई करंट गेन की आपकी कॉमन कलेक्टर के लिए, ठीक। ये वाली वैल्यू हो गई आपके लिए कॉमन बेस के लिए, ठीक। अगर मैं बात करूं मॉड ऑफ ए आई की, यहाँ पे मॉड ऑफ ए आई की बात करूं मैं यहाँ पे, तो ये लगभग इक्वल टू 1 आ रहा है। ऐसे तो 0.98 आ रहा है, लेकिन लगभग इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक। इस कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं करंट बफर, करंट बफर या फिर वोल्टेज सॉरी करंट फॉलोअर। क्लियर, तो आपको क्लियर हुआ यहाँ पे कंसेप्ट, ठीक है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में गेन वर्ड मेंशन्ड है, अगर आपके में गेन वर्ड मेंशन्ड है या मॉड लगा के पूछा है आपसे, मैक्सिमम टाइम क्या होगा, आपको बोलेगा एक न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट लिख देगा, बोलेगा नंबर 1 फाइंड करो मॉड ऑफ ए बी, नंबर 2 मॉड ऑफ ए आई, उसके बाद आर आई और आर नॉट बोलेगा, ठीक है। तो जब भी आपके लिए गेन वर्ड यूज कर रहा है या मॉड लगा के दे रहा है, तो आपको एक पॉजिटिव नंबर ही बाहर लिखना है गेन में। माइनस साइन क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ फेज शिफ्ट को शो करता है कि फेज शिफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ वाले केस में फेज शिफ्ट कितना है, 0 डिग्री का। इस वाले केस में सॉरी इसमें 180 डिग्री का, कॉमन एमीटर ये वाला है ना, 180 डिग्री का। इसमें आपको 0 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलेगा, इसमें भी आपको 0 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलेगा। अब ये किसका फेज शिफ्ट है, किसका फेज शिफ्ट है, करंट गेन का। ये करंट गेन का फेज शिफ्ट है ना। वोल्टेज के लिए कन्वेंशन सेम नहीं रहेगा, ऐसा नहीं बोल सकते कि आप वोल्टेज में सब कुछ सेम रहेगा। ये करंट गेन के लिए फेज शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो करंट सिग्नल निकल रहा है, जो यहाँ से सिग्नल निकल रहा होगा IS, ठीक है, और जो आउटपुट में जा रहा है I0, इन दोनों के बीच का फेज शिफ्ट है ना। वोल्टेज के बीच का फेज शिफ्ट नहीं होगा, मैं करंट लिखा हूं ना, AI लिखा हूं, तो एक क्या इनपुट करंट और आउटपुट करंट के बीच का फेज शिफ्ट है। क्लियर, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, करंट बफर या फिर करंट फॉलोअर। नोट करो इसको। तीनों गेन का मैग्नीट्यूड आपके पास है ना। बताओ सबसे कम करंट गेन तीनों एम्पलीफायर में कौन प्रोवाइड करेगा, सबसे कम करंट गेन, कॉमन बेस। कॉमन बेस सबसे कम करंट गेन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मॉड ऑफ AI की कॉमन बेस के लिए, तो इसकी वैल्यू सबसे कम रहेगी। इससे ज्यादा किसकी रहेगी, कॉमन एमीटर की, ठीक है। कॉमन एमीटर कितनी है, HFE, मॉड की बात कर रहा हूं अभी, फिर साइन की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, मॉड, ठीक। तो इससे बड़ा किसका रहेगा वैल्यू आपके लिए, कॉमन कलेक्टर का, ठीक। और सबसे बड़ा HFE में भी थोड़ा सा 1 ऐड हो गया आपके लिए, HFE में भी 1 ऐड हो गया, तो ये हमेशा आपके लिए कॉमन कलेक्टर का करंट गेन सबसे हाईएस्ट रहेगा, ठीक। ये हो गया आपके कॉमन कलेक्टर का करंट गेन, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको गेट में भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा हुआ है कि करंट गेन का वैल्यू बताओ तीनों में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। तो ये हमेशा फॉलो होने वाला, कभी भी ब्रेक नहीं होने वाला, ठीक है। मतलब अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ट्रांजिस्टर को चेंज कर दे रहा हूँ, सोर्स और लोड नेटवर्क वही है, तो कॉमन बेस के लिए सबसे कम रहेगा, कॉमन कलेक्टर के लिए थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, और कॉमन कलेक्टर के लिए हाईएस्ट रहेगा। आपको ध्यान रहे, तो जब मैं आपको कॉमन एमीटर की प्रॉपर्टीज लिखवाया था, तो आपको लिखवाया था वहां पे करंट गेन मीडियम, करंट गेन और वोल्टेज गेन मीडियम। कॉमन कलेक्टर में हाईएस्ट होता है, कॉमन बेस में मिनिमम होता है। क्लियर। अब हमको तीनों का सीक्वेंस ही पता है कि सबसे, अगर आपको पूछ दिया आपसे कि आपको एक करंट एम्पलीफायर बनाना है, अगर आपको करंट एम्पलीफायर बनाना है तो फिर आप क्या प्रेफर करोगे, कॉमन कलेक्टर को प्रेफर करोगे हमेशा। कोई आपसे पूछा, ऐसा इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपके पास 3 एम्पलीफायर, एक कॉमन कलेक्टर, एक कॉमन बेस है और एक आपके लिए कॉमन एमीटर है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा आप कौन सा एम्पलीफायर प्रेफर करने वाले हो करंट एम्पलीफायर बनाने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, कॉमन कलेक्टर बोलोगे, आप हमेशा क्या बोलोगे, कॉमन कलेक्टर। वैसे ही अगर आपको पूछा कि आपको एक वोल्टेज एम्पलीफायर बनाना है, आपको एक वोल्टेज एम्पलीफायर बनाना है, तो आप क्या प्रेफर करोगे, तो आपको कॉमन बेस बोलना है। अभी हम लोग कॉमन बेस के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या बोलना है, कॉमन बेस। अगर आपको कोई बोलता है कि आपको करंट और वोल्टेज एम्पलीफायर साइमल्टेनियसली बनाना है, करंट और वोल्टेज एम्पलीफायर साइमल्टेनियसली बनाना है, तब आपको कॉमन एमीटर को प्रेफर करना है, ठीक है। तो कॉमन एमीटर एक ऐसा एम्पलीफायर होता है जो आपके लिए करंट सिग्नल को भी एम्पलीफाई कर देता है, वोल्टेज सिग्नल को भी एम्पलीफाई करता है। लेकिन आपको कॉमन कलेक्टर जो होता है वो सिर्फ करंट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, वोल्टेज सिग्नल को एम्पलीफाई कर ही नहीं पाता, उसका तो गेन 1 होता है। गेन 1 होता है मतलब जितना वोल्टेज इनपुट में उतना ही वोल्टेज वो आउटपुट में भी दे दिया। क्लियर। तो आपके लिए कॉमन कलेक्टर क्या करता है, वोल्टेज को एम्पलीफाई नहीं करता। वैसे ही कॉमन बेस आपके लिए करंट को एम्पलीफाई कर रहा है मगर वोल्टेज को एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है।
सेकेंड हेडिंग डालो यहाँ पे आप इंटरनल इनपुट इम्पिडेंस। अब बात करें थोड़ा सा हम लोग इंटरनल इनपुट इम्पिडेंस की। अब इंटरनल का वर्ड आपको बहुत क्लियर है, अगर कोई आपको इंटरनल इनपुट इम्पिडेंस बोल रहे हैं मतलब क्या, सोर्स नेटवर्क और लोड नेटवर्क वहां पे इन्वॉल्व नहीं होने वाला है। इंटरनल में कभी भी आपके लिए सोर्स और लोड नेटवर्क इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो हमेशा इंटरनल पैरामीटर की बात करते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ आपके लिए इनपुट इम्पिडेंस, तो फिर यहाँ से हम लोग इनपुट इम्पिडेंस देखने वाले। अगर यहाँ से मैं इनपुट इम्पिडेंस देख रहा हूँ तो इसके आगे आपके पास एक भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं दिख रहा है। जो भी इंडिपेंडेंट सोर्स है वो उसके पीछे लगा हुआ है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट सोर्स से कोई मतलब ही नहीं। तो अब मैं यहाँ पे अगर आर आई का इक्वेशन लिखूं तो आर आई क्या हो जाएगा मेरे लिए, वी ई बी अपॉन आई ई, ठीक है। ये क्या हो गया आपका इंटरनल इनपुट इम्पिडेंस का इक्वेशन। अब आप क्या करो, यहाँ पे एक केवीएल अप्लाई कर लो, ठीक है। यहाँ से आप एक केवीएल अप्लाई कर डालो, इनपुट में एक केवीएल अप्लाई किए, ये हो गया आपके लिए माइनस वी ई बी प्लस आई ई इंटू एच आई बी इक्वल टू 0, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके लिए वी ई बी इक्वल टू आई ई इंटू एच आई बी, तो वी ई बी अपॉन आई ई इक्वल टू एच आई बी, ठीक है। तो आर आई की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, आर आई की वैल्यू हो गई आपकी एच आई बी के बराबर, ठीक। सिमिलरली मैं आर आई की बात करूंगा आपके लिए कॉमन अमीटर एम्पलीफायर की, तो कॉमन अमीटर एम्पलीफायर कितनी थी, एच आई ई। वैसे ही मैं बात करूं कॉमन अमीटर एम्पलीफायर की विथ आर ई, तो वहां पे था ये एच आई ई प्लस 1 प्लस एच एफ ई। तो यहाँ पे कितना अर्थ है, ये आर आई इक्वल टू एच आई ई प्लस 1 प्लस एच एफ ई आर एल डैश, ठीक है। मतलब कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर, ठीक। याद है कल आपको ये नंबर आया था, है ना। वहां पे एच आई और एच आई सी इक्वल था, एच आई और एच आई सी इक्वल था, क्लियर। इंटरनल वोल्टेज गेन, एक्चुअली क्या होता है, एवी आपके लिए, एवी होता है आपके लिए ए आई इंटू आर एल अपॉन आर आई के बराबर, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं से एवी का इक्वेशन लिखना चाहूँ तो एवी का इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए वी ई बी अपॉन वी सी बी अपॉन वी ई बी, ये आपके लिए वी सी बी, ठीक। ये हो जाएगा आपके लिए एक्चुअली इक्वेशन। लेकिन आता क्या है, ये करंट गेन इनटू लोड रेजिस्टेंस अपॉन आर आई, ठीक है। तो यहाँ पे करंट गेन की वैल्यू कितनी आई थी मेरे लिए, करंट गेन की वैल्यू आई थी मेरे लिए माइनस एच एफ बी, और इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई थी, एच आई बी, एच आई बी। दोनों देखो आपके लिए ये बेस के टर्म्स में है ना, कॉमन बेस के हाइब्रिड पैरामीटर के टर्म्स में। तो अब मैं यहाँ पे आपके लिए ए बी लिखता हूं, तो ए बी क्या हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे एच माइनस एच एफ बी इंटू आर एल अपॉन एच आई बी, ऐसा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन एच एफ बी को हम लोग लिखे थे, एच एफ बी को हम लोग एच एफ ई के टर्म्स में लिखे थे। तो एच एफ बी को एच एफ ई के टर्म्स में क्या लिखे थे हम लोग, एच एफ ई अपॉन 1 प्लस एच एफ ई इंटू आर एल अपॉन एच आई बी को क्या लिखे थे हम लोग, एच आई ई अपॉन 1 प्लस एच एफ ई, ठीक है। ये लिखे थे हम लोग। पूरे को मैं क्या किया आपके लिए कॉमन एमिटर के टर्म्स में ले आया, ठीक है। बस आपको बताने के लिए कि वैल्यू कितने है। अदरवाइज वैल्यू आप यहाँ से भी जज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे भी आप वो दोनों वैल्यू पुट कर डालो और यहाँ से भी आप जज कर सकते हो, बट यहाँ थोड़ा सा आसान पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आपका ये कैंसल, ये कैंसल, ठीक है। क्या बच रहा है आपके लिए, वोल्टेज गेन ए बी, एच एफ ई आर एल अपॉन एच आई ई, ठीक है। अब देखो एच एफ ई की वैल्यू कितनी होती है, एच एफ ई की वैल्यू हाई होती है, कम से कम 50 तो होती है ना। तो एच एफ ई की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। आर एल है नीचे और एच आई है। आर एल क्या है आपके लिए, लोड रजिस्टर है। आर एल क्या है आपके लिए, लोड रजिस्टर, ठीक। और एच आई क्या है आपके लिए, इनपुट इंपीडेंस एस पैरामीटर का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू लगभग रहेगी 1100 के आसपास और इसकी वैल्यू भी रहेगी किलो ओम्स में। तो ऑफकोर्स ये जो रेशो होने वाला है आपके लिए, है ना, ये जो रेशो होने वाला है मिनिमम 1 से बड़ा तो रहेगा, मिनिमम 1 से बड़ा रहेगा। मतलब अगर आर एल की वैल्यू
1 किलो ओम है और HI की वैल्यू 1.1 किलो ओम है तो भी ये 1 के आसपास रहेगा, लेकिन RL की जनरली वैल्यू 5 किलो ओम 10 किलो ओम तो होती है। तो जो रेशो है RL बाय HI का अक्सर ये आपके लिए 1 से बहुत बड़ा नंबर रहेगा। तो 1 से एक बड़ा नंबर HFE से मल्टीप्लाई हो रहा है, HFE ऑलरेडी 50 है ना, तो 50 टाइम्स से रेशो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा वोल्टेज गेन की वैल्यू इसमें बड़ी ही होगी, हमेशा वोल्टेज गेन की वैल्यू क्या आएगी इसमें, हाई आएगी, ठीक। तो AB क्या है यहाँ पे, हाई। AB क्या है आपके लिए, हाई है, मतलब आपका कॉमन बेस एम्पलीफायर क्या कर रहा है आपके लिए, वोल्टेज को एम्पलीफाई कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए कॉमन बेस एम्पलीफायर को हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर भी बोलते हैं, वोल्टेज एम्पलीफायर, लेकिन करंट एम्पलीफायर नहीं बोलते हैं। एक कॉमन बेस को हम लोग करंट एम्पलीफायर नहीं बोलते हैं, क्लियर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्टेज एम्पलीफायर। करंट एम्पलीफायर क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसका करंट गेन लगभग यूनिटी के आसपास ही आता है, लगभग यूनिटी के आसपास आएगा, ठीक है। नोट करो उसको। अभी मुझे कोई वैल्यू बता सकता है क्या इंटरनल आउटपुट इंपीडेंस की, अभी बिना कैलकुलेट किए, बिना कैलकुलेट किए इनफाइनाइट आएगा। तो इधर तो सोर्स फ्री नेटवर्क बन जाएगा ना आपका, इधर इनपुट वाला नेटवर्क सोर्स फ्री नेटवर्क बन जाएगा, ठीक है। R नॉट की वैल्यू लिखता हूं मैं आपके लिए, इंटरनल आउटपुट इंपीडेंस। अब इंटरनल आउटपुट इंपीडेंस में कहां से देखूंगा, इस पॉइंट से देखूंगा मैं आपके लिए, इंटरनल आउटपुट इंपीडेंस। इंटरनल बोल रहा हूं इस कारण मैं लोड को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। अगर टोटल आउटपुट इंपीडेंस बोलता तो फिर मैं यहां से लिखता, ये होता मेरे लिए टोटल आउटपुट इंपीडेंस, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं इंटरनल, तो मैं यहां से देखूंगा, ठीक है। अब इंटरनल आउटपुट इंपीडेंस क्या होता है आपके लिए, थेवेनिन इंपीडेंस होता है। थेवेनिन इंपीडेंस होता है मतलब क्या, सारे के सारे इंडिपेंडेंट सोर्स को वहां पे जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स है, कौन सा है वो इंडिपेंडेंट सोर्स आपके लिए, VS। इसको यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होना पड़ेगा। हर बार आपको फिगर ड्रॉ करना है इसमें, है ना, ये नया फिगर ड्रॉ करना है आपको हर बार आउटपुट इंपीडेंस वाले केस में, और एग्जाम में भी ड्रॉ करना है, इसी से तो पेज भरेगा ना आपका, ठीक है। तो आपको एग्जाम में भी ड्रॉ करना है ना। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग इसका इंटरनल आउटपुट इंपीडेंस। एक्चुअली R नॉट क्या होगा आपके लिए, R नॉट हो जाएगा आपके लिए VDC बाय IDC व्हेन VS इक्वल टू 0। एक्चुअली ये वाला वोल्टेज आपके लिए VDC रहेगा, ये जो वोल्टेज है आपके लिए ये VDC रहेगा, और ये जो करंट है ये आपके लिए IDC रहेगा, ठीक है। तो अगर ये आपके लिए IDC हो जाएगा तो आप देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाली है IDC की, ये भी एक्चुअली आपके लिए IDC बन जाएगा। लेकिन ये क्या है आपके लिए, सोर्स फ्री नेटवर्क, जो इनपुट वाला नेटवर्क है क्या है आपके लिए, सोर्स फ्री नेटवर्क है। तो इनपुट वाले नेटवर्क में आप KVL अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस IDC इंटू RS प्लस IDC इंटू HIV प्लस 0 इक्वल टू 0। तो आपके लिए IDC की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 0 आ गई। अगर IDC की वैल्यू 0 आ गई तो R नॉट क्या हो जाएगा आपके लिए, VDC बाय 0। तो R नॉट की वैल्यू कितनी हो गई आपके लिए, इनफाइनाइट हो गई। R नॉट की वैल्यू कितनी हो गई आपके लिए, इनफाइनाइट। अब आपको मैक्सिमम टाइम देखना है कि वो क्वेश्चन में वो R नॉट निकालने बोल रहा है कि Y नॉट निकालने बोल रहा है, ठीक है। आपको देखना है हमेशा कि R नॉट बोल रहा है कि Y नॉट बोल रहा है। अगर R नॉट इन्फिनिटी आया तो Y नॉट कितना आ जाएगा, Y नॉट आ जाएगा आपके लिए 0। इसका यूनिट है आपके लिए ओम, इसका यूनिट है आपके लिए ओम इनवर्स, ठीक है। तो अब देखना वो 50-50 करता है, कभी R नॉट निकालने बोलता है, कभी Y नॉट निकालने बोलता है। जो हम लोग का एग्जैक्ट मॉडलिंग था वहां पे हम लोग Y नॉट कैलकुलेट किए थे, आपके लिए याद रहे आपको, है ना। लेकिन आपको देखना क्वेश्चन में वो R नॉट बोल रहा है कि Y नॉट बोल रहा है निकालने। तो कॉमन बेस एम्पलीफायर का आउटपुट इंपीडेंस कैसा आ रहा है, हाई। ये तो अप्रोक्सीमेट केस है ना, ये एक्चुअली अप्रोक्सीमेट केस है, एग्जैक्ट में ये वैल्यू हाई आती, अप्रोक्सीमेट में इन्फिनिटी आ रही है। नोट करो उसको।